गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 5 राज्यों में जनरल इलेक्शन जो है उसको अनाउंस किया है। तो जैसे ही जनरल इलेक्शन अनाउंस किए गए हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के लिए, उसी टाइम से जो है वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम देखते हैं। तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करता है, जो कि आपकी स्पीच होती हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या उन पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैंडिडेट्स देते हैं। तो उसको रेगुलेट करते हैं कि कोई हेट स्पीच ना हो, कोई इन्फ्लेमेटरी स्पीच ना हो, कोई रिलीजियस या कम्युनल एंगल ना हो उसमें। पोलिंग डे पोल्स से रिलेटेड जो कुछ मॉडल कोड्स रखने होते हैं वो भी इसी में ही इशू किए जाते हैं। क्या होगा इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ में जो है कंटेंट, किस किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है, ये सब जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ही आता है। तो बेसिकली आप समझ लो अगर इसको बेसिक भाषा में कि जनरल कंडक्ट जो इलेक्शन करवाने का और जो उसमें पार्टिसिपेंट्स हैं जो उनके रूल्स हैं उसको हम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो सबसे पहली बार 1960 में ये केरला के असेंबली इलेक्शंस में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1962 से सारी पार्टीज़ इसको फॉलो करती आ रही हैं। अब ये जो इसमें जो है क्यों लाया गया था इसको मोस्टली, क्योंकि जो पार्टी इन पावर है जो स्टेट में या फिर इवन सेंट्रल लेवल पर, वो अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज़ ना करे, या जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कुछ ऐसे जो है सोसाइटी में डिविजन्स ना क्रिएट करने की कोशिश करें, ताकि जो है इलेक्शंस का जो है वो जो है वो माहौल विशिएट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए कुछ रूल्स बना दिए गए, कुछ समझ लो आप जैसे एथिकल कंडक्ट का एक रूल बनाए गए हैं, ताकि जो है इलेक्शंस डेमोक्रेसी के ही जो है वो दायरे में हो सकें। अब इसमें क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो गवर्नमेंट जो है इन पावर्स है, जैसे समझ लो अगर पंजाब है तो पंजाब गवर्नमेंट जो है वो अपनी गवर्नमेंट मशीनरी का यूज़ ना कर सके कैंपेन करने के लिए। कोई भी ऐसी स्कीम ना, कोई फ्रीबीज़ की स्कीम, कोई भी ऐसी स्कीम ना निकाल पाए जो कि लोगों को ल्योर करने के लिए स्कीम ना निकाले सरकारी पैसे पर। कोई भी मिनिस्टर जो है वो ऑफिशियल विजिट जो है उसमें अपनी कैंपेन ना कर सके, क्योंकि खर्चा जो है वो टैक्स पेयर कर रहा है और वो अपनी पार्टी का कैंपेन करेंगे उसमें, तो ठीक है, तो इसलिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। फिर जो है कोई आप अपॉइंटमेंट्स, अब पॉलिटिशियंस ये भी कर सकते हैं कि हमने 1 लाख वैकेंसीज निकाल दी हैं आपके लिए, आप हमको वोट दो, तो ये सब भी ना हो सके, ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इसलिए वैकेंसीज नहीं निकल सकती हैं। कोई कास्ट या कम्युनल सेंटिमेंट्स जो हैं उसके लिए कोई स्पेशल स्कीम या कोई ऐसा स्पेशल गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ना आए, ताकि जो है वोटर्स को ल्योर करने के लिए, इसके लिए भी गवर्नमेंट्स के ऊपर जो है वो रेगुलेशंस डाली जाती हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। ठीक है, अब पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर कैसे क्या लगते हैं, जो क्या रूल्स लगते हैं। एक तो जो सरकारी पैसे का जो है वो इस्तेमाल करके पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी एडवर्टीज़मेंट नहीं दे सकती। ठीक है, अब सोच लो जो कोई गवर्नमेंट पावर में है तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी अपना सरकारी पैसे की ऐड देकर अपनी अपनी प्रमोशन कर सकती है, तो उसको भी रोका जाता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। गवर्नमेंट का जो है कोई भी ट्रांसपोर्ट या गवर्नमेंट की मशीनरी का यूज़ नहीं किया जा सकता। पब्लिक प्लेसेस पे, जो सरकारी अगर कोई पब्लिक प्लेस है या कोई भी आपका जो है मैदान है या हेलीपैड्स हैं, उसका सिर्फ ऐसा नहीं कि जो रूलिंग पार्टी है सिर्फ वही इस्तेमाल करे, उसको सारी अपोजिशन पार्टीज़ को भी ओपन रखना पड़ेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। अब जो है कैंपेन मतलब में क्या होता है, आपको पता होगा कि इलेक्शन होने से 48 घंटे पहले जो है कैंपेन को बंद कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्शन साइलेंस। अब ये क्यों बंद किया जाता है, क्योंकि जो वोटर है उसने पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा कैंपेन देखा है, तो उसको एक तरह से हम 48 घंटे का साइलेंस देते हैं कि वो इस 48 घंटे में अपना मन बना सके कि वो किसे वोट देना चाहता है। ठीक है, तो एक कैंपेन फ्री इन्वायरमेंट देते हैं ताकि वो ठीक से रिफ्लेक्ट कर सके और किसको वोट देना चाहते हैं वो वोट डिसाइड कर सकें। अब ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या लीगली बाइंडिंग है? नो, ये कोई लीगली बाइंडिंग तो नहीं है, लेकिन ये समझ लो एक इसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, बस ये कंसेंसस से डेवलप किया गया है। सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कंसेंसस किया कि ईसी के जो रूल्स हैं इसको हम फॉलो करेंगे, और इसके लिए कोई पनिशमेंट ऐसी नहीं है
कि मतलब कोई लीगल पनिशमेंट नहीं दे सकता इलेक्शन कमीशन कोई, सिर्फ एक मॉरल पनिशमेंट है, एक तरह से होती है, एक सेंशर कर सकता है जो है ईसीआई। और इसमें कोई भी जो है वो लीगल पनिशमेंट जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या फिर लीडर को नहीं मिल सकती। अब अगर वायलेशन होती है तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग तो है नहीं, तो फिर होता क्या है? ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि नोटिस देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर्सन को, उस पॉलिटिशियन को या उस पार्टी को जिसने भी ब्रीच किया है इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को। तो उनको जो है वो रिप्लाई देना होता है राइटिंग में कि वो अपनी फॉल्ट को जो है वो माने और उसके लिए माफ़ी मांगें, और जो है या तो एक्सप्लेन करें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, फिर जो है अगर फॉल्ट है या फिर इन्वेस्टिगेशन में पता लगता है कि गलती की गई है, तो ईसी जो है वो एक रिटन सेंशर देता है उस पर्सन को। और जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार जो है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स को ईसी जो है वो बैन भी कर देता है कुछ टाइम के लिए कैंपेन करने के लिए। तो ईसी जो है अगर कोई ऐसी बहुत ही ग्रेव एरर करता है कोई पॉलिटिशियन, तो ईसी जो है वो ये भी ऑर्डर कर सकता है कि उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर की जाए आईपीसी या फिर सीआरपीसी के अंदर या फिर इवन आईटी एक्ट के अंदर भी। ठीक है, तो एक तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, लेकिन ईसी के ऊपर ये ईसी जो है, क्योंकि वो जनरल गवर्नमेंट मशीनरी को भी जो है वो कंट्रोल कर सकता है, अगर उसे लगता है कि इलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है तो वो ऑर्डर कर सकते हैं कि इस पर्सन के खिलाफ एफआईआर किया जाए क्योंकि इस पर्सन ने लॉ को वायलेट किया है। ठीक है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एज कोई लॉ नहीं है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी आईपीसी में या आईटी एक्ट में या सीआरपीसी में जो है वो प्रोविजंस हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर को पनिश करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपको पता है कि 9 जनवरी को हम प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। तो 2003 से इसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन 2015 से हमने क्या किया है कि 2 साल में एक बार इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड भी दिए जाते हैं। ठीक है, जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं, जब 2 साल में एक बार, जैसे इस साल हम सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमने 2021 में उसको सेलिब्रेट किया था। तो अब हम नेक्स्ट टाइम 2023 में इसको सेलिब्रेट करने वाले हैं, तब दोबारा से जो है प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड दिया जाएगा। तो ये किसी भी नॉन रेजिडेंट इंडियन या पीआईओ को मिलता है, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, इंस्टीट्यूशन को मिलता है जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियन या पीआईओ चला रहे हैं, और वो इंडिया के लिए, इंडिया के फेवर में कोई इंडिया की अंडरस्टैंडिंग जो है अब्रॉड में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अब प्रवासी भारतीय दिवस 2003 से मनाया जा रहा है। पहले तो हर साल मनाया जाता था, लेकिन 2015 से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम 2 साल में इसको एक बार मनाएंगे। तो 9 जनवरी को हम मनाते हैं इसको। हम इसलिए मनाते हैं 9 जनवरी को क्योंकि इस दिन जो है महात्मा गांधी जी जो है वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे 1915 में। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है सिनेप्सिस। तो न्यूरॉन्स जो आपके नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन में कैसे कनेक्ट होते हैं, तो उसके ऊपर जो है अभी रिसेंटली नेशनल सेंटर फॉर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु ने कुछ रिसर्च किया है। तो उन्होंने कहा है कि जो न्यूरॉन्स हैं इसमें ये सिनेप्सिस के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, या नर्व सेल्स जो हम, जिसको हम न्यूरॉन्स को नर्व सेल्स भी कह सकते हैं। तो ये नर्व सेल्स आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, सिनेप्सिस का यूज़ करते हैं। तो सिनेप्सिस दो तरह के होते हैं, एक होता है केमिकल सिनेप्सिस, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस। अब केमिकल सिनेप्सिस में क्या होता है कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जो है कनेक्शन कैसा होगा कि एक न्यूरॉन, एक आपको समझ लो केमिकल सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को पहले वो केमिकल सिग्नल बनाएगा, फिर वो केमिकल जो है वो दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचेगा, और दूसरा न्यूरॉन जो है उस केमिकल सिग्नल को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ठीक है, तो एक तरह से कम्युनिकेशन थोड़ा सा डिले होगा, क्योंकि जो है पहले तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिर जो जहाँ डेस्टिनेशन जो है न्यूरॉन, वहाँ पर केमिकल सिग्नल पहुँचता है और वो केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस है वो इससे ज़्यादा फास्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस में क्या होता है कि डायरेक्ट जो है फिजिकल कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो डायरेक्टली दूसरे न्यूरॉन पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह ही पहुंचता है। तो कम्युनिकेशन फास्ट तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस जो है वो हमारी ब्रेन्स में या हमारे 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 ब्रेन में या फिर हमारे नर्व सेल्स में कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं केमिकल सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये रिसर्च की गई है नेशनल सेंटर ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा, जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 75 ईयर्स कंप्लीट किए हैं। तो ये 1947 में बनाया गया था। ये अकेली ऐसी नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स फ्रेम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आता है। और जो भी मिनिस्टर, चाहे वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो या फिर वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हो, वो अगर BIS को देख रहे हैं तो वो उसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट बन जाते हैं।
अब जो है इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन, क्वालिटी सर्टिफिकेशन, मार्किंग, ये सारे काम जो है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ही करता है। 2016 में एक एक्ट भी बनाया गया था जिसके थ्रू गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि अगर वो चाहें, गवर्नमेंट चाहे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी और एजेंसी को या किसी और अथॉरिटी को भी ये पावर दे सकती है कि बीआईएस के अलावा वो भी प्रोडक्ट्स की कन्फॉर्मिटी जो है वो कर सकते हैं, उसकी भी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को वो सर्टिफाई कर सकते हैं। रिपेयर और रिकॉल का भी प्रोविज़न डाला गया कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो बीआईएस जो है वो ये ऑर्डर दे सकता है कि उसको जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर है वो उसको या तो रिपेयर करे या फिर उसको रिकॉल करे। ठीक है, सो ये 2016 के एक्ट के अंदर के जो प्रोविजंस थे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मॉन्ट ब्लैंक। तो रक्षा मंत्री ने जो है वो एक इंडिया के फर्स्ट मल्टी डायमेंशनल एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्सपीडिशन जो कि फ्रांस से वापस आया उसको फ्लैग इन किया है। तो नवंबर 2021 में गए थे वहाँ पर। 250 किलोमीटर्स की विंटर ट्रैकिंग करी है इन्होंने एल्प्स माउंटेन रेंजेस में। उसके अंदर ही ये टॉर डे मॉन्ट ब्लैंक की ट्रैक भी था। ठीक है, तो मॉन्ट ब्लैंक हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है कि वो क्या है। तो मॉन्ट ब्लैंक जो है हाईएस्ट माउंटेन है एल्प्स में। आपको पता है एल्प्स तो यूरोप में पड़ता है, जो आपके फ्रांस, ये स्विट्ज़रलैंड, ये पूरे बॉर्डर में पड़ता है। ठीक है, इसको आप देखना मैप में भी। तो ये जो है मॉन्ट ब्लैंक सेकंड मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेन है यूरोप का आफ्टर माउंट एल्ब्रस। ठीक है, तो ये माउंटेन कहाँ पर है? ऑस्ट्रा वैली में, इटली से शुरू होता हुआ ये पूरे जो है आपका रीजन में, आपको जैसे मैं बता रहा हूँ वहाँ पर ये जो है एल्प्स पड़ता है, और वहाँ पर ही जो है ये उसी एल्प्स में ही सबसे जो हाईएस्ट रेंज है एल्प्स की वो है माउंट ब्लैंक। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो इंडियन ऑयल जो है उन्होंने कमिट किया है कि वो नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम को इंडिया में सपोर्ट करेंगे, और उत्तर प्रदेश और पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में वो अपना सपोर्ट देने वाले हैं इसके लिए। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में होगा क्या कि इंडियन ऑयल का फाइनेंस लगेगा, इंडियन ऑयल जो है वो पैसा देगा, सपोर्ट देगा, और जितनी भी पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश और पंजाब के इन डिस्ट्रिक्ट्स की, वहाँ पर जो है हर साल उनको टेस्ट किया जाएगा कि वहाँ पर टीबी है उन पॉपुलेशन में या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गवर्नमेंट का प्रोग्राम ये ऑब्जेक्टिव है कि टीबी को इंडिया से 2025 तक एलिमिनेट कर दिया जाए। ठीक है, तो अब उत्तर प्रदेश और पंजाब को ही क्यों सिलेक्ट किया जा रहा है? तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे हाईएस्ट शेयर ऑफ ट्यूबरकुलोसिस है इंडिया में। ओवर 20% जो ट्यूबरकुलोसिस के केसेस होते हैं वो उत्तर प्रदेश में होते हैं। पंजाब को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि पंजाब में बहुत लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट लेबर्स आते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर भी ये बीमारी का खतरा बना रहता है। ठीक है, तो इसलिए इन दो स्टेट्स को सिलेक्ट किया गया। अब हम देखते हैं नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम क्या है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आती है। इसका भी यही ऑब्जेक्टिव है कि 2025 तक इंडिया में से टीबी को एलिमिनेट करना है। तो इस स्कीम का पहले नाम था रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। इसका नाम बदलकर 2018 में नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम कर दिया गया, क्योंकि तब हमने डिसाइड किया कि हम 2025 तक टीबी को इंडिया से ख़त्म कर देंगे। अब इसके कुछ फीचर्स हैं कि उसमें है कि जो भी कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स हैं उनकी हम जो है उनमें टीबी को हम डिटर्मिनेट करेंगे और उनको इलाज करने की कोशिश करेंगे। फिर एक निक्षय पोषण योजना भी चलाई गई है जिसमें कि हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दे रहे हैं टीबी पेशेंट्स को। फिर एयरबॉर्न इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाएगा? हॉस्पिटल वार्ड्स में और आउट पेशेंट वेटिंग एरियाज जो हॉस्पिटल्स में है वहाँ पर हम एयरबॉर्न इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे ताकि टीबी जो है वो फैले ना। फिर जो है टीबी डिसीज़ जिसको है, जिस पेशेंट को, उसके जो पेडियाट्रिक कंटैक्ट है, पेडियाट्रिक मतलब जो बच्चे उनके कॉन्टैक्ट में हैं उनको भी दवाई दी जाएगी, और इवन जो उनके अडल्ट कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें भी दवाई दी जाएगी ताकि जो है टीबी को रोका जा सके। अब निक्षय पोषण योजना क्या है? तो ये डीबीटी स्कीम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है, जिसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स को कुछ पैसा मिलता है, जैसे कि 500 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, ताकि वो न्यूट्रिशन ले सकें जो है अपनी जो है जो जब तक उनका इलाज चल रहा है, एंटी टीबी ट्रीटमेंट उनके चल रही है, तब तक वो न्यूट्रिशन ले सकें। ठीक है, इसको पूरे इंडिया में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सारी स्टेट्स में, सारी यूटीज़ में, और ये पोषण मिशन के अंडर नहीं है, ये याद रखना, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पोषण मिशन। ठीक है, अब इसके अंदर फाइनेंशियल इंसेंटिव मिलता है 500 रुपये पर मंथ, और इसमें जो है सिर्फ जो है कैश के थ्रू ही मिलता है, मतलब डीबीटी के थ्रू ही मिलता है। और जो है स्टेट्स को कहा गया है कि जो वो ऑलरेडी पैसा दे रहे हैं टीबी वाले पेशेंट्स को वो भी दे सकते हैं, लेकिन उनको ये बोला गया है कि 500 रुपये से वो कम नहीं होना चाहिए पर मंथ। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश।
So the first topic is Model Code of Conduct. So you know that Election Commission of India has announced the schedule of general election to legislative assemblies of 5 states. So with the announcement of elections, the Model Code of Conduct also comes into the picture. So this what is this Model Code of Conduct? We have to study that. So this is a set of guidelines which are issued by the Election Commission of India to regulate political parties and candidates during the elections. So it generally comes into force when the elections are announced. So generally it is about 1 month or 2 months prior to the elections. So this Model Code of Conduct is a set of rules which are used to regulate speeches and the general conduct of elections, and the participants, both in terms of political parties and the candidates who are representing their parties, or even the independent candidates. Okay, so this Model Code of Conduct was first introduced in the state assembly elections of Kerala in 1960, and since 1962, all parties are largely complying with this Model Code of Conduct. So in 1979, the Election Commission also added a section to regulate the party in power, because you know that the party which is in power and it is undergoing elections, they have an unfair advantage because they are in power, so they can utilize the government machinery in favor of themselves. That's why the EC had added a section to regulate that the party in power in 1979. So what are the kind of restrictions which are imposed under the MCC, or the Model Code of Conduct? So for governments, the government cannot use its official position for campaigning. No policy or project or scheme can be announced during this period, so that because it may influence the voting behavior in favor of the ruling party. The ministers cannot combine their official visits during their election work, and the government cannot open any ad hoc appointments in government public or public sector undertakings, because otherwise it may influence the voters, that voters may think that this party which is ruling currently will open up more employment opportunities, and that's why it may influence the voting behavior. Also, the government cannot announce any policy or scheme on the basis of caste or or communal sentiments, because that may also lure the voters, because they have because the ruling party has an added advantage over other parties. So for political parties, this Model Code of Conduct also prohibits them from advertising themselves at the cost of public exchequer, or using official mass media for publicity. Okay, because like I was telling you, if the ruling party is entering into elections, they can use the taxpayers money for their own advertisement. They cannot even use the government transport or machinery for their campaign. They have to provide all public places like Maidans, etc., for holding election meetings, and even the use of helipads must be provided for all opposition parties, so that there must not be any uh, undue advantage to any political party in power. So in terms of campaigning, no political party can campaign before the 48 hours of elections, because that 48-hour period is known as election silence. So why this election silence is given? So because a voter is generally lured, or a voter is influenced after months of campaigns by the political parties. So the election commission had decided that at least 48-hour period of silence must be given to the voters, so that they can reflect on the events, and they can reflect on their choices during that period in an atmosphere free from campaign. Okay, so is it legally binding? This election, this Model Code of Conduct legally binding? No, it is not legally binding, because it does not have any statutory backing. It only uses moral sanction or censure. The EC only uses moral sanction or censure for its enforcement. Okay, so what it does, if in case someone violates this Model Code of Conduct, so it can issue a notice to the politician or a party which has breached this Model Code of Conduct. So the person or the party is asked to reply in writing as to why did they breach this Model Code of Conduct. So they can either
justify their action, or they can issue an unconditional apology for the allegations made against them. Okay, so they also have, in case they are found guilty, they are given a written censure from the Election Commission of India. Okay, in case any grave mistake or a grave act is committed by the political party or the candidate, then the Election Commission can also order registration of an FIR against the concerned person. Okay, so now let us see the next topic, which is Pravasi Bharatiya Divas. So Pravasi Bharatiya Divas, we celebrate it on 9th of January every year. So since 2003, it was being celebrated every year, but in 2015 the government decided that this day will be celebrated once in 2 years. So this year we are not celebrating it because we celebrated it last year, and now we will be celebrating it in 2023. And whenever we celebrate it, we also give this Pravasi Bharatiya Samman Award also. So this is an award which is conferred to a non-resident Indian, PIO, or an organization or institution which is established by an NRI or a PIO, and that organization or institution has made a significant contribution in better understanding of India abroad. So this Pravasi Bharatiya Divas is celebrated once every 2 years. And why we celebrated it on the 9th of January? Because it was on this very day when Mahatma Gandhi ji returned back to India from South Africa. Okay, so now let us see the next topic, which is synapses. So neurons, or the nerve cells in the brain, connect by means of certain junctions, which we call as synapses, and they transmit signals to each other using these synapses. So the National Center for Biological Sciences, Bengaluru, has made some research about this regarding these synapses. So they have find out that there are two kinds of synapses. One is chemical and the other is electrical. The chemical one is comparatively slow in communication, but the electrical one is comparatively fast in communication. But the problem is that the electrical one is few in number. Okay, so in chemical synapses, there is a space of about 20 nanometers between two neurons, and how they communicate. The first neuron sends electrical signal in the form of a chemical signal, and the second neuron receives that chemical signal and translates that chemical signal into electrical signal. So that's why there is a time lag in communication. In electrical synapses, there is direct physical connection between two neurons, and they directly communicate through electrical signals. That's why they are faster, but they are fewer in number. Okay, so this is the research which has been conducted by National Center of Biological Sciences, Bengaluru. Okay, so now let us see the next topic, which is Bureau of Indian Standards. So Bureau of Indian Standards has recently completed 75 years since its inception in 1947. So it is the only national body which frames standards. So it comes under the purview of Ministry of Consumer Affairs, and whoever is the minister of which is in charge of this BIS becomes the ex officio president of BIS. Okay, so in case Minister of State has been given the charge of this BIS, then that minister becomes the president of BIS. In case the Union Minister himself is in charge of Ministry of I'm sorry, BIS, then he becomes the president of BIS. Okay, so this body BIS basically was is responsible for standardization and quality certification of goods in India. So in 2016, we passed an act under which the central government got the powers to appoint any other authority apart from BIS to work. Uh, 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 any other authority in addition to BIS to verify or confirm the products and their quality. So otherwise only BIS was responsible for it, but now central government is empowered to uh, appoint any other authority or agency also to ensure better quality or quality standards are maintained in India for the products which are manufactured in India. Okay, so there is also a provision with respect to repair or recall of the products in case they do not meet the requisite standards or
quality of products, then in that case the BIS can order the product manufacturer to repair or recall the products. Okay, so now let us see the next topic, which is Mont Blanc. So Raksha Mantri has recently flagged in India's first multidimensional adventure sports expedition, which has arrived from France. So they went in November 2021. They carried out about 250 kilometers of distance, and they carried out this winter trekking in the Alps mountain ranges, and they even reached the Mont Blanc. So Mont Blanc is the highest mountain in Alps, and you know that Alps are in Europe, and they are part of this France, Switzerland, and even Italy. They are, I just see that in the map, and Mont Blanc is the highest mountain of Alps, highest mountain in the Alps. Okay, so Mont Blanc is the second most prominent mountain in Europe after Mount Elbrus, and this mountain stands between the regions of Aosta Valley, Italy, and Savoy and Haute-Savoy in France. Okay, so now let us see the next topic, which is elimination of tuberculosis. So Indian Oil has committed to support this national TB elimination program in India, and they have selected certain districts of Uttar Pradesh and Punjab. So under this program, they will be supporting the screening and testing of entire population of Uttar Pradesh and Punjab every year for the next 3 years, so that every susceptible patient can be identified, and this will help us to eliminate TB by the year 2025. So why Uttar Pradesh and Punjab has been selected? Because Uttar Pradesh has the highest share of tuberculosis patients in India, and Punjab has the highest number of a large number of migrant laborers who arrive from many states into the state of Punjab. Okay, so what is this National TB Elimination Program? So it's a centrally sponsored scheme under the National Health Mission. So it aims to eliminate TB from India by the year 2025. It was earlier known as the Revised National Tuberculosis Control Program, and it also addresses other comorbidities and which are related to TB patients. It also has this Nikshay Poshan Yojana, which provides nutritional support to TB patients during their treatment, and it also works towards controlling airborne infection, which can happen during in the hospital wards or outpatient waiting areas, especially where the TB patients are being treated. So it also has the provision for chemoprophylaxis. So chemoprophylaxis means giving drugs to the TB patients. So even the pediatric contacts, that is the children who are in contact with TB patients, are also given the drugs so that they can be prevented from TB disease. Even the adult contacts of the TB patients are given the drugs so that they can be prevented from TB. About the Nikshay Poshan Yojana, so this is a direct benefit transfer scheme, which is giving which is giving cash support to TB patients during their anti-TB treatment. So about 500 rupees per month are given to each notified TB patient through direct benefit transfer, and it is being implemented in all states and UTs of India. Just remember that it is not a part of Poshan Mission. Okay, so incentives are given only in the form of cash, and or in kind also. Incentives can also be given in kind, but the government, of course, promotes the DBT mode. Okay, so states who are already giving these incentives are allowed to continue the same, but of course they must not reduce the incentives below the limit of 500 rupees per month. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.